दिख रहा है कि नहीं? देखो। पक्का लिख लो जो सही लिखा है। सही लिखा है, ऐसे ही लिख लो। कल मैच हुआ। हम्म। अच्छा। हाँ, मेजोरिटेरियनिज्म ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का बहुसंख्यकवाद, भाई वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी लिख लो। पावर शेयरिंग। एनसीईआरटी लाते हो नहीं साथ में? हम्म। लाया लाया करो एनसीईआरटी। चलो। अब बोलो, देखो पावर शेयरिंग क्या है? सत्ता की साझेदारी। अच्छा, नाइन्थ वाला क्लियर है सब? बोलो नाइन्थ, हाँ बताओ। हम्म। फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट वो है जो ओनली पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है। और अदर राइट्स जो कि, और देखो, केवल पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 to 35 डील्स विद द फंडामेंटल राइट। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और भी राइट्स लिखे हुए हैं, वो फंडामेंटल राइट्स नहीं कहेंगे। जो चैप्टर 3 से बाहर लिखे हैं वो फंडामेंटल नहीं है। वो कौन से राइट्स हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, वो संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, चलो। अब इधर अब देखो। अच्छा, शेयरिंग हो रही है किस चीज की? सत्ता की साझेदारी। तो ये पावर क्या है? ये बोलो, सत्ता कहते किसको है? जैसे सत्ता का सही जो सत्ता हिंदी में होता है, इसका इंग्लिश डेफिनेशन है अथॉरिटी। लेकिन पावर का क्या मतलब है? जैसे कल हमने बात की थी, पावर क्या है? हम्म? जैसे पॉलिटिक्स क्या है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स क्या है? स्ट्रगल फॉर पावर। तो पावर क्या है? तो फिर सत्ता क्या है? मैंने कल बताया था, हमने कहा स्ट्रगल फॉर पावर, किसके लिए? शक्ति के लिए संघर्ष। तो वहां शक्ति क्या बताया था, पावर क्या बताया था? मैंने कहा था कि इंडिविजुअल्स हैं, उनके इंटरेस्ट्स हैं, उनके कुछ अपने हित हैं। वो हित क्या है? वही पावर कहलाता है। जैसे आप लोगों के लिए पावर क्या है? आपका इंटरेस्ट है यूपीएससी। हर आदमी के लिए इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो यही है। अब इस चैप्टर को इन्होंने रखा है सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। तो ये कह रहे हैं कि पावर को क्या करना है? हमें शेयर करना है। किसके बीच में शेयर करना है? एमंग द वेरियस ग्रुप। बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं उनमें क्या करना है? सत्ता को बांटना है, लोगों तक लेके पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है? अच्छा, का किस टाइप के देश में पावर शेयरिंग डिजायरेबल होगा? नहीं, वो तो अलग बात है, डेमोक्रेटिक। पावर शेयरिंग क्या हर कंट्री में डिजायरेबल है, या पावर शेयरिंग कुछ कंट्री में डिजायरेबल है? क्या लगता है? जितनी बड़ी कंट्री होगी, बड़ी का किस चीज में? पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन का मतलब है डाइवर्सिटी। पॉपुलेशन का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी।
अगर मान लो कि कोई कंट्री है उसमें सब लोग एक ही कम्युनिटी के लोग हैं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सभी लोग एक जैसे दिखते हैं, एक ही रिलीजन के, एक कास्ट है, तो डाइवर्सिटी जो होती है, जो विविधता होती है किसी देश में, वो पावर शेयरिंग की मांग करती है। किसकी मांग करते हैं? जैसे इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है। कल्चरल डाइवर्सिटी में सांस्कृतिक विविधता है। सांस्कृतिक विविधता में क्या है? हिंदू मुस्लिम। अभी मुस्लिम क्या मांग कर रहे हैं? कि उन्हें पावर शेयरिंग दिया जाए। विमेन, महिलाएं क्या मांग कर रही हैं? कि उनको भी कहाँ पावर में क्या किया जाए? शेयरिंग दिया जाए, सत्ता की साझेदारी की जाए। तो बोलो कि पावर शेयरिंग एक डेमोक्रेटिक फीचर है या नॉन डेमोक्रेटिक फीचर है? डेमोक्रेटिक फीचर है। और अगर कोई कंट्री पावर शेयर कर रहा है, सत्ता की साझेदारी कर रहा है, तो क्या उससे डेमोक्रेसी इंश्योर होगी? हम्म। तो हमने जो डेमोक्रेसी के लिए 4 पॉइंट पढ़े थे, क्या क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन, और क्या? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसका मतलब था सेपरेशन ऑफ पावर्स, और डेमोक्रेटिक राइट्स। ये 4 चीजें जरूरी थी किसके लिए? संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। और क्या? निर्वाचन, चुनाव, चुनाव कैसे होने चाहिए? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। उसके बाद पढ़ा था शक्तियों का कामकाज, संस्थाओं का कामकाज, उसमें क्या था? शक्तियों का पृथक्करण और लोकतांत्रिक अधिकार। उनके बाद अगर 4 पॉइंट के बाद आपसे पूछा जाए कि डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाने वाली कौन सी बात है, तो क्या कहोगे? पावर शेयरिंग। वो कौन से क्राइटेरियाज हैं, वो कौन से फीचर्स हैं जो डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाएंगे? तो 4 तो बात हमें पता पहले से थी, आज एक और बात पता चलने वाली है। वो क्या है? अगर कोई देश पावर शेयरिंग कर रहा है, सत्ता की साझेदारी कर रहा है एमंग द वेरियस ग्रुप्स, जो उस देश में जो बहुत सारे समूह हैं, संगठन हैं, उनके बीच पावर शेयरिंग कर रहा है, तो उसको क्या बोलोगे? उसको डेमोक्रेसी बोलेंगे। तो डेमोक्रेसी की क्राइटेरिया, डेमोक्रेसी को पहचानने के 5 क्राइटेरिया हमारे पास आ गए, और पांचों क्या है? वो चैप्टर है एनसीईआरटी के। पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या है? इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फिर क्या है? वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए। फिर क्या है? डेमोक्रेटिक राइट्स हो, और अगर किसी देश में पावर शेयरिंग है तो वो डेमोक्रेसी है। जैसे इसमें श्रीलंका का एग्जाम्पल इन्होंने किया है, और किसका किया है? बेल्जियम का। अभी ये श्रीलंका और बेल्जियम के एग्जाम्पल से बताएंगे कि कैसे पावर शेयरिंग एकोमोडेशन करता है वेरियस ग्रुप्स का इन सोसाइटी। पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में पावर शेयरिंग पढ़ेंगे, और पावर शेयरिंग सीधा लिंक किससे है? डेमोक्रेसी से, राइट। अगर डेमोक्रेसी इंश्योर करना है तो क्या करना है? सत्ता की साझेदारी करना है। सत्ता का मतलब ही है क्या? जो लोगों के हित हैं उनको वहां तक पहुंचाओ जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं। क्लियर बात इतनी? तो पावर शेयरिंग इज अ डेमोक्रेटिक वैल्यू। सत्ता की साझेदारी एक लोकतांत्रिक मूल्य है। बात समझे? अगर मैं आपसे कहूं कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड डेमोक्रेटिक राइट्स आर द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। क्लियर बात है कि नहीं? ये होंगी तभी तो डेमोक्रेसी इंश्योर होगी। और उसके साथ एक और चीज जोड़ देंगे, पावर शेयरिंग इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक वैल्यू। तो सही बात है, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए क्या चाहिए? तो अगर एनसीईआरटी के चैप्टर भी याद करोगे तो भी डेमोक्रेसी पे एक अच्छा खासा ऐसे भी तैयार हो जाएगा, और कहीं भी लिखने आएगा तो आसानी से जस्टिफाई कर पाओगे। बोलो कि इंडिया में पावर शेयरिंग है, कैसे दिखता है? कैसे पता है कि इंडिया में पावर शेयरिंग है? अभी पहले यही नहीं पता है कि पावर शेयरिंग है क्या? आपको पता है कि व्हाट इज द पावर शेयरिंग? पता है? जब नहीं पता है तो कैसे कह रहे हो कि इंडिया में? आपको कहना चाहिए कि सर पहले चैप्टर पढ़ाओ, बाद में इस पर डिस्कस करेंगे कि पावर शेयरिंग। पहले हमें ये बताओ कि व्हाट इज द पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी होती क्या है, तब तो इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि सत्ता की साझेदारी है या नहीं है। तो पहले ये समझ लो कि पावर शेयरिंग होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लिखो बेल्जियम का। यहाँ एक छोटा सा इसमें ये वाले एग्जाम्पल्स हमें लिखने पड़ेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट इसी वाले में बनाएंगे। फर्स्ट में लिखो बेल्जियम। बेल्जियम हिंदी में, बेल्जियम यूरोपियन कंट्री है, लिख लो बेल्जियम। बेल्जियम क्या है? यूरोपियन देश है। पहले इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, लिखो बेल्जियम यूरोपियन कंट्री। बेल्जियम इज यूरोपियन कंट्री, स्मॉल यूरोपियन कंट्री। देखो बेल्जियम एक छोटा यूरोपीय देश है। लिखो बेल्जियम कहाँ है?
इसमें नीचे लिखो इथनिक, इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, इथनिक, ETHI, इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। देखो बेल्जियम की निर्जातीय संरचना, निर्जातीय, निर्जातीय संरचना, एथनिक कंपोजिशन, 3 तरह के लोग रहते हैं बेल्जियम में, ठीक है। एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, 3 तरह के लोग रहते हैं। पहला लिखो पहले टाइप के लोग हैं, 59% लोग हैं बेल्जियम में वो डच बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? ठीक है। 40% लोग हैं ये बोलते हैं फ्रेंच, ये डच भाषा बोलते हैं, डच स्पीकिंग लोग हैं 15। हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे, इथनिक कॉम्पोजिशन 59% पॉपुलेशन डच स्पीकिंग है, 40% पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकिंग है एंड 1% पॉपुलेशन जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। क्लियर? हिंदी वाले देखो 59% डच भाषी लोग हैं, डच भाषी, डच भाषा बोलने वाले। 40% जो है वो फ्रेंच भाषी लोग हैं, फ्रेंच भाषा बोलने वाले। और 1% लोग जो है वो जर्मन भाषी हैं, जर्मन भाषा बोलने वाले, जर्मन भाषी लोग हैं, ठीक है। डच भाषी, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, ये फ्रेंच स्पीकिंग है और ये जर्मन स्पीकिंग है। हाँ 40, पूरा 100 हो गया ना, ठीक है। अब देखो माइनॉरिटी कौन है? जर्मन, और जर्मन को तो छोड़ दो, ये कोई इशू नहीं है इनका, ठीक है, ये तो 1% लोग हैं बेचारे, इनके साथ कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता। डोमिनेंट कम्युनिटीज कौन सी हैं? डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग, ठीक है। इतना लिख लिया, नीचे लिखो, लिखो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग, नेक्स्ट पॉइंट लिखो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी was relatively rich and powerful, was relatively rich and powerful। क्लियर बात? देखो अल्पसंख्यक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी फ्रेंच भाषी लोग, फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से, फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक रूप से धनी और, धनी और शक्तिशाली थे, धनी और शक्तिशाली थे। नेक्स्ट पॉइंट, conflict between, conflict between French speaking and Dutch speaking, French speaking and Dutch speaking started in 1950s, 1950 के दशक में। नेक्स्ट पॉइंट लिखते जाओ, जब तक ना कहूं तो नहीं चेंज करना और हर बार नहीं पूछना है, इसी में लिखते जाओ, ठीक है। मैं खुद बताऊंगा कहां से क्या करना है। देखो 1950 के दशक में फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ। 1950 से 1960 तक लड़ाई चलती रही इनकी, 10 साल। फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ। और वो लोग क्या कन्फ्लिक्ट होगा, क्या क्या कन्फ्लिक्ट होगा? पावर, किसके पास रहेगा, ये मेन लड़ाई तो यही है ना। क्या किसका कन्फ्लिक्ट था? देखो इश्यू ऑफ कन्फ्लिक्ट वाज पावर शेयरिंग। संघर्ष उत्पन्न हुआ और संघर्ष 10 साल चला, ठीक है। संघर्ष उत्पन्न हुआ, संघर्ष का मुख्य मुद्दा सत्ता की साझेदारी थी। अभी देखो बेल्जियम जब इंडिपेंडेंट हो रहा है, आजाद हो रहा है, जब उसको स्वतंत्रता मिल रही है और वहां एक संविधान बनना है,
तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन में क्या प्रॉब्लम है? कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम ये है कि जो फ्रेंच भाषी लोग हैं जो कि माइनॉरिटीज हैं, लेकिन इन ये रिच हैं और वहाँ के जो मीन्स हैं, रिसोर्सेज और मीन्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, उन पर किसका डोमिनेंट है? फ्रेंच। अभी डच कह रहे हैं कि हम तो ज्यादा हैं तो हमें पावर ज्यादा मिलना चाहिए, और फ्रेंच वाले क्या कह रहे हैं? हमें तो ये लड़ाई कि किसको ज्यादा पावर मिलेगा, वो लड़ाई चली है 10 साल तक। ठीक है, ये कन्फ्लिक्ट है इनका, इसको बोलते हैं सिविल वॉर, गृह युद्ध हो रहा है बेल्जियम में। अभी ये प्रॉब्लम है किसकी? बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की है कि वो इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। राइट। तो इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम कॉम्प्लेक्स है या बिल्कुल सिंपल है? कॉम्प्लेक्स है। और किस किस बेस क्या है इनकी इथनिक कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्सिटी का? लिंग्विस्टिक, भाषाई आधार पर इनके यहाँ क्या है। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बोलो हमारा इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया और बेल्जियम में ज्यादा कॉम्प्लेक्स किसका इथनिक कॉम्पोजिशन है? इंडिया का, क्योंकि हमारे यहाँ लैंग्वेज तो है ही, रिलीजन भी है, कास्ट भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बेल्जियम की एक ही प्रॉब्लम थी, वो कौन सी प्रॉब्लम थी? लिंग्विस्टिक बेस पर इनकी प्रॉब्लम थी। इतनी बात समझ आई? अब लिखो श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम था, नीचे छोटा सा एक पॉइंट बनाओ। बेल्जियम का ऑफिशियल लैंग्वेज कोई, अभी ये बताऊंगा इन्होंने सॉल्यूशन कैसे किया इसका। एनसीईआरटी में लिखा है कि बेल्जियम ने ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिशियल कुछ नहीं बनाया, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब ये लिखेंगे जो सेकंड पॉइंट लिखा है ना मेजोरिटेरियनिज्म ऑफ बेल्जियम, उसमें एक पॉइंट है एकोमोडेशन ऑफ द बेल्जियम, कि बेल्जियम ने इस प्रॉब्लम को कैसे इसका सॉल्यूशन किया उन्होंने। ठीक है, अभी श्रीलंका वाला लिखो, इसी फर्स्ट पॉइंट में लिखो, नीचे लिखो इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका, इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। देखो श्रीलंका की इथनिक कॉम्पोजिशन थोड़ा सा अलग है, उसमें दो तरह के लोग हैं। एक है सिंघला, हिंदी में बोलते हैं सिंघली, और एक है तमिल। लिख लो सिंघला, SINHALA, सिंघला। दूसरे हैं तमिल, लिख लो सिंघली है और तमिल है। हिंदी में आप लोगों को लिखना है श्रीलंका की निर्जातीय संरचना, एक हेडिंग बनाओ, श्रीलंका की निर्जातीय संरचना, और उसमें दो चीजें लिखो, सिंघला और हाँ SINHALA होता है सिंघला, यही लिखो, यही होता है। हाँ HALA, सिंघला, इसको सिंघली बोलते हैं हिंदी में। वहां के रहने वाले लोग हैं ये लोग, सिंघली। ठीक है, सिंघलीज बोलते हैं उनको बाद में, अभी लिखा रहे हैं सब सिंघला। और ये कौन है? तमिल। ठीक है, ये जो तमिल वाले हैं ये कौन सी भाषा बोलते हैं? और ये सिंघली कौन सी भाषा बोलते हैं? ये वही सिंघली भाषा ही लैंग्वेज है इनकी, श्रीलंका की। ये जो तमिल है ये कहाँ से गए हैं? ये इंडिया से गए। सिंघला जो है ये ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप ये है। सिंघला जो है कौन सा रिलीजन मानते हैं? बुद्धिस्ट रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं। लिखते जाओ नीचे, बौद्ध धर्म को मानते हैं, इंग्लिश में लिख लो बौद्ध को मानते हैं। और ये तमिल वाले दो तरह के हैं, ये हिंदू है और मुस्लिम है। हाँ मुस्लिम भी है। ठीक, 74% है ये लोग 18% है। ठीक है, और ये देखो हिंदू और मुस्लिम है। ठीक है, और श्रीलंका में तमिल भी दो तरह का है, एक तमिल जो कहाँ से गया है? इंडिया से, और एक तमिल वहीं का रहने वाला है। राइट, और उस तमिल में भी जो इंडिया से गए हैं वो भी दो तरह के हैं। कौन कौन से? हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, और ये लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? क्योंकि ये तमिल है तो ये लोग तमिल भाषा। श्रीलंका, अब देखो समझना, श्रीलंका का वो एरिया जो तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है वो कौन कहलाते हैं? तमिल। अरे ऐसा है ना, ये इंडिया है और श्रीलंका कहाँ है? ये तो ये एरिया है ना, ये यहाँ क्या है? हाँ, तो ये लोग ये जो ऊपरी वाला एरिया है श्रीलंका का, ये तमिल है। जो लिट्टे था ना, जो लिट्टे, लिबरेशन ऑफ द तमिल एलम, वो यही तो था। और नीचे वाले एरिया में कौन रहता है? सिंघलीज रहते हैं। ठीक है, ये इथनिक कॉम्पोजिशन, अभी बोलो किसका इथनिक कॉम्पोजिशन कॉम्प्लेक्स है? बेल्जियम का या श्रीलंका का? क्योंकि श्रीलंका में तो लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम है और रिलीजन की भी प्रॉब्लम है, और उसके अलावा कुछ इंडिया से भी पहुंच गए हैं। तो यहाँ केवल रिलीजन, यहाँ केवल लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, वहां किस चीज की प्रॉब्लम है? ठीक है, क्लियर? हाँ, अभी प्रॉब्लम यह है कि सिंघला और तमिल
और तमिल में भी कौन से, श्रीलंकाई तमिल और इंडियन तमिल, समझो ध्यान से। देखो ये श्रीलंका के लोग हैं और ये तमिल भी दो तरह के हैं, कौन से, श्रीलंकाई तमिल और इंडियन तमिल। अभी किसको कितना पावर दिया जाए, ये भी प्रॉब्लम है श्रीलंका की, क्योंकि 8% कहाँ गया, 8% को भूल जाओ, केवल इतने पे ही ध्यान दो। 8% जो है, देखो ये 18% तमिल जो है ये श्रीलंकाई तमिल है, 8% जो है वो इंडिया से गए हैं। उतना स्टैटिक पे देखो, इसको याद भी मत करना कभी, इस पूरे स्टैटिक्स को कुछ नहीं याद करना है, ये तो केवल इसलिए बताया जा रहा है ताकि हमें ये समझ आए कि फेडरलिज्म क्या है, बस। ये कहानी किस लिए बताई जा रही है, एग्जाम्पल से ज्यादा चीजें समझ आ जाती हैं, कैसे चीजों को हम सॉल्यूशन उसका कर सकते हैं। ये याद नहीं करना है आपको कुछ भी, जो भी जितने जिस चैप्टर में एग्जाम्पल्स लिखाए जाते हैं एक भी कहानी याद नहीं करनी है, ना वो कहीं लिखना है आपको कहानी। उसके बाद जो चीजें होती हैं हमें वो लिखनी होती हैं, इसके बाद जो चीज आएगी हमें वो लिखनी पड़ेगी, दो वाले पॉइंट, कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। बाकी ये दो चीजें, पहला पॉइंट तो हमने पढ़ लिया, अभी इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे, समझो। तो ये क्लियर हो गया सिग्नली। अभी है कि इन इथनिक कॉम्प्लेक्स जो है और इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम और श्रीलंका है, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ठीक है। अभी इतने लोग रह रहे हैं, बेल्जियम में भी एक प्रॉब्लम है, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है, श्रीलंका में भी प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये बात है पहले पॉइंट में, समझ लिया एग्जांपल। अब चलो दूसरे वाले पॉइंट में। हम्म हम्म तमिल के, श्रीलंकाई तमिल जो है वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, समझ रहे हो, और जो भारत से गया है वो किसको मानता है, श्रीलंका में पूरे तरीके से कौन सा धर्म मानना है। देखो बौद्ध रिलीजन का इमरजेंस कहाँ हुआ, इंडिया में, और सबसे कम मानने वाले लोग कहाँ हैं, इंडिया में है। जो इंडोनेशिया में तो चलो मुस्लिम से, जो अब और जितने चले जाओगे कंट्रीज में, वहां पे सब क्या, बौद्ध रिलीजन है। चाइना क्या है, हाँ पूरा बुद्धिस्ट कंट्री है सब वो, ठीक है। इंडिया में सबसे कम है, चलो। और जैन धर्म कहाँ हुआ इमरजेंस, मानने वाले कहाँ हैं, ऐसा क्यों हुआ, बुद्धिस्ट रिलीजन भारत से क्यों खत्म हो गया और जैन क्यों बचा रहा, हिस्ट्री वाले टीचर से पूछना आपने, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। हाँ ये समस्या है, ये अरे पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। ये सवाल भी आया है, सवाल आया है यूपीएससी प्रीलिम्स में ये सवाल, हाँ। अब बात समझो फिर से, नहीं ये आसान सवाल होते हैं, वो जब पढ़ाया जाएगा आपको तो बता देंगे कि उसमें क्या है, कुछ बड़ा बड़ा इशू नहीं। अब देखो आ जाओ, ये बेल्जियम की प्रॉब्लम है और वो कहाँ की प्रॉब्लम है। अभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होना है इसको देखते हैं, सेकंड वाले पॉइंट पर चलो। एग्जांपल समझ आ गया, क्या है, इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द श्रीलंका, बेल्जियम की निर्जातीय संरचना और श्रीलंका की निर्जातीय। अब सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, ठीक है चलो लिख लो उसमें, चलो लिखो, देखो श्रीलंका, 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 सेकंड पॉइंट मेजोरिटेरियनिज्म ऑफ श्रीलंका, हाँ श्रीलंका, डैश करो श्रीलंका के आगे, श्रीलंका, श्रीलंका डैश करके लिखो। इन 1948, इन 1948 श्रीलंका इंडिपेंडेंट गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है। देखो 1948 में श्रीलंका को आजादी मिली, हमारे बाद कब, हम कब हुए, ठीक है 1948 आफ्टर द इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर द इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका पास्ट एन एक्ट, स्वतंत्रता के पश्चात, पास्ट PASSED, पास्ट एन एक्ट, स्वतंत्रता के पश्चात श्रीलंका की सरकार ने, स्वतंत्रता के पश्चात श्रीलंका की सरकार ने एक अधिनियम पारित किया, एक अधिनियम पारित किया, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका एक्ट 1956, एक एक्ट पारित किया, इंग्लिश में लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका एक्ट 1956, श्रीलंका सरकार अधिनियम 1956। एक्ट का क्या नाम था, ये सब याद नहीं करना है, बस समझते जाओ इन बातों को, ठीक है।
श्रीलंका सरकार अधिनियम 1956। एक छोटा सा पॉइंट बनाया इसमें नीचे, प्रोविजंस ऑफ एक्ट, श्रीलंका सरकार अधिनियम 1956, प्रोविजंस ऑफ एक्ट, अधिनियम की विशेषताएं, अधिनियम की विशेषताएं। फर्स्ट प्रोविजन, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी बनाई इन्होंने? सिंहला। लिखो अधिनियम की विशेषताएं, पहली बात आधिकारिक भाषा, सिंहली भाषा बनाई इन्होंने, आधिकारिक भाषा सिंहली लैंग्वेज, एक ही बात है, एक ही बात है, ऑफिशियल लैंग्वेज। आधिकारिक एक ही भाषा, बोलने का अंतर होता है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं, जैसे जो बिहार रीजन के होते हैं, वो स्पष्ट को अस्पष्ट से शुरू करते हैं, आ से शुरू करते हैं ना, और हम लोग ऐसे हम इसको अस्पष्ट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये बस थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन ये स्पष्ट ही है, ये आ पता नहीं क्यों लगाते हैं इसमें वो लोग, कुछ लोग हिंदी में ऐसा बोलते हैं। चलो, हाँ, आधिकारिक भाषा क्या है? सिंहली भाषा, ठीक है। चलो अगला पॉइंट लिखो, देखो ऑफिशियल रिलीजन, इन्होंने भाषा किसे बनाया? सिंहली भाषा को। ऑफिशियल रिलीजन, आधिकारिक धर्म, किसको बनाया इन्होंने? हाँ, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म को आधिकारिक धर्म बनाया। हाँ, वही बौद्ध धर्म आधिकारिक धर्म बनाया। नेक्स्ट प्रोविजन लिखो, रिजर्वेशन, नेक्स्ट प्रोविजन लिखो, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर सिंहलीज, फॉर सिंहलीज। तीसरा पॉइंट, सिंहली भाषी लोगों के लिए, अगला पॉइंट लिखो इसमें, विशेषताओं में ही नहीं समझ आ रहा है, अगला पॉइंट लिखो ना, तो सिंहली भाषी लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण, सरकारी नौकरियों, कॉलेजों में आरक्षण हो गया, ठीक है। अभी क्या लग रहा है बोलो? हाँ, इसलिए टाइटल क्या दिया था हमने? मेजॉरिटेरियनिज्म श्रीलंका, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अभी बोलो, मेजॉरिटेरियनिज्म अच्छा होता है? अच्छा, इन्होंने किसके राइट्स को निग्लेक्ट कर दिया? माइनॉरिटीज के राइट को इन्होंने क्या कर दिया? माइनॉरिटी का रिलीजन कौन सा था? रिलीजन हिंदू और मुस्लिम। माइनॉरिटी की लैंग्वेज कौन सी थी? बेचारे हिंदू मुस्लिम रिलीजन वालों को कुछ नहीं दिया, उनकी भाषा को कुछ नहीं दिया। इन्होंने कहा कि हमारे साथ क्या हुआ, ठीक है, और इससे क्या हुआ? श्रीलंका में सिविल वॉर, लिट्टे आ गया, लिट्टे, ठीक है। एक, ठीक है, लिखो इसमें, देखो गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका एस्टैब्लिश्ड, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका एस्टैब्लिश्ड मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका एस्टैब्लिश्ड मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका की सरकार ने, श्रीलंका की सरकार ने श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद को स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका रिजेक्टेड माइनॉरिटी राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तथा श्रीलंका की सरकार ने, तथा श्रीलंका की सरकार ने अल्पसंख्यक अधिकारों को नजरअंदाज कर दिया। हाँ? अल्पसंख्यक अधिकारों का बहिष्कार कर दिया, उन्हें नजरअंदाज कर दिया। बोलो, क्या श्रीलंका की सरकार ने पावर शेयरिंग की? हाँ? क्या डेमोक्रेटिक वैल्यू को एक्सेप्ट किया?
ठीक है। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सिविल वॉर स्टार्टेड इन श्रीलंका। सिविल वॉर स्टार्टेड इन श्रीलंका बाय लिट्टे। बाय लिट्टे, LTTE, बाय लिट्टे, LTTE एक नाम है, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम नाम था। मतलब श्रीलंका के जो तमिल बोलने वाले लोग हैं उनकी आजादी, लिबरेशन किसका? टाइगर तमिल इलम। इलम मतलब वहां की भाषा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो टाइगर, जो तमिल भाषी लोग, टाइगर लोग रह रहे हैं कहाँ पे? श्रीलंका में। उनकी आजादी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमास देख रहे हो आजकल, हमास क्या है? उसको वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं सब लोग। वो हमास है क्या? हमास कह रहा है कि जो इजराइल ने फिलिस्तीन के एरियाज को कब्जा कर रखा है, हमें वो वापस लेने हैं। वो एक ऑर्गेनाइजेशन है फिलिस्तीन का, और ये लोग कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। फिलिस्तीन के लोग कहते हैं कि वो हमास हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि हमास किसके लिए लड़ रहा है? पैलेस्टाइन की एक गवर्नमेंट है। हमास गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करता है, हमास इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है। हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो कहता है कि हमारा काम है कि जो पैलेस्टीनियन जो गवर्नमेंट है, अभी पैलेस्टीनी जो गवर्नमेंट है, वो काम किसके इशारे पे करती है? अमेरिकन। वो कह रहा है कि हम अमेरिका के साथ काम नहीं करेंगे, हम इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। और उसने अटैक किस पर किया? ये जो हमास ने अटैक इजराइल पे किया है, वो पैलेस्टाइन की गवर्नमेंट का अटैक नहीं है। वो अटैक किसका है? वो हमास का अटैक है। पैलेस्टाइन फिलिस्तीनी गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है इसमें, वहां की गवर्नमेंट अलग है। हमास कह रहा है कि हाँ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, आप हमसे लड़ो आके। वो कहते हैं कि पैलेस्टाइन की जो एरियाज आपने ले रखे हैं, हमारी जो लैंड लिया है, उसको वापस करो आप। गाजा पट्टी एक जगह है, गाजा पट्टी। गाजा पट्टी पे कभी फिलिस्तीन, जो पैलेस्टीनियन लोग हैं, वो लोग रहते थे। अभी वहां कौन रहता है? इजराइल के लोग रहते हैं। ये लड़ाई चल रही है। तो ऐसे ही जब श्रीलंका में सिंघली लोगों ने तमिल लोगों को और हिंदू और मुस्लिम तमिल को पावर शेयरिंग नहीं करी, तो इन तमिल लोगों ने क्या बनाया? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जो क्या कहलाया? लिट्टे। और इन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी। कैसे तरीके से लड़ाई लड़ी? वायलेंट तरीके से। और श्रीलंका सालों साल क्या होता रहा? वहां सिविल वॉर होता रहा। कौन लड़ता रहा? ये तमिल। श्रीलंकाई तमिल हटा दो इसमें से, इसलिए 18 रखे हैं हमने, ठीक है, वो हटा दो। ये जो तमिल थे हमारे, ये लोग किससे लड़ रहे हैं? इन लोगों से लड़ रहे हैं, राइट। भारतीय जो 8% जो है, वो किससे लड़ रहे हैं? और इस तमिल में, भारतीयों वाले तमिल में श्रीलंकाई तमिल भी शामिल है, क्योंकि उनकी भी भाषा को ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए इसको अलग मत करो कि श्रीलंका का तमिल और भारतीय तमिल। कुल तमिल 18%, 18 सब मिला के सब तमिल एक तरफ है। जो श्रीलंकाई तमिल स्पीकिंग लोग थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने हमारे रिलीजन को तो ऑफिशियल बना दिया, लेकिन हमारी लैंग्वेज का क्या? क्योंकि इंसान की आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है? हर आदमी को क्या चाहिए? ये जो लड़ाई लड़ रहे हो इतना बैठ के सुबह से शाम तक पढ़ते हो, किस लिए है? ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहलाती है, पहचान की राजनीति। सब अपने ब्रांड बनाने की कोशिश में हो। जो नीचे आता है वो, और कई ऐसे लोग हैं, नेहरू विहार, गांधी विहार, मुखर्जी नगर पढ़े, वो सिलेक्ट है यूपीएससी लिस्ट में है, लेकिन फिर भी दिन भर घूमते रहते हैं उन्हीं गलियों में। क्यों? वो IRS, उन्हें क्या बनना है? IAS बनना है। क्योंकि IRS बन के उन्हें कोई नहीं जाना है। ऑल इंडिया टॉप करते ही पूरे हिंदुस्तान में साल भर आपके चेहरे अखबारों में छपते रहते हैं। कौन नहीं चाहता है? यही वो ये लड़ाई। तो इन्होंने कहा कि ऐसा, इसमें श्रीलंकाई तमिल भी आ गए। और श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट? मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट। इन्होंने कहा, क्या कहा इन्होंने? कि जो तमिल मूवमेंट चल रहा है, ये जो लिट्टे चल रहा है, कहां? श्रीलंका में। उसमें कौन इन्वॉल्व है? इंडियन गवर्नमेंट, राइट। और राजीव गांधी, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी में किसका कंट्रीब्यूशन था? इनका, लिट्टे का। मद्रास कैफे मूवी है जॉन अब्राहम की, देखिए उसमें दिखाया है, इस पूरे सिनेरियो को दिखाया है, कैसे लिट्टे ने कंट्रीब्यूशन किया था असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी और श्रीलंका की गवर्नमेंट, सिंघलीज गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। और उस इंडिया श्रीलंका पैक्ट जिसको बोलते हैं, और उस एग्रीमेंट में राजीव गांधी ने यह कहा था कि ठीक है, हम लिट्टे को सपोर्ट नहीं करते। हम किसको सपोर्ट करते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को करते हैं। तो लिट्टे वालों ने कहा था कि हम तो इंडियंस हैं, फिर इंडियन गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है?
और राजीव गांधी चुनाव हार गए थे, फिर से राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने के चांस थे, इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही राजीव गांधी का क्या कर दिया, ऐसा कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो फिर से वो श्रीलंका की सिंगली गवर्नमेंट के साथ जाएंगे और हमारे राइट्स का क्या होगा। हमें इनका कहना था लिट्टे का कि इंडियन गवर्नमेंट को किसके साथ होना चाहिए, इन लिट्टे के साथ होना चाहिए और तमिल इलम लोगों के साथ होना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि हम टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट, हमेशा से इंडियन गवर्नमेंट की यही अप्रोच रही है कि जैसे हम लोग तालिबान के साथ क्यों एग्रीमेंट नहीं कर रहे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये। तालिबान पहले पाकिस्तान में जो सरकार थी गनी की, वो कैसी गवर्नमेंट मानी जाती थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मानी जाती। तालिबान ने क्या किया कि वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के कौन सा रूल लगा दिया, इस्लामिक रूल। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान के साथ सब अपने एग्रीमेंट बंद कर दिए, क्यों, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की अप्रोच है कि हम नहीं बात करेंगे टेररिस्ट ग्रुप से। ऐसे ही उन्होंने कहा कि हम बात नहीं करेंगे लिट्टे से, क्योंकि लिट्टे क्या है, टेररिस्ट ग्रुप है, क्योंकि आप वायलेंट मूवमेंट चला रहे हो, इसलिए लिट्टे ने इनको दिया। तो देखो, क्या श्रीलंका पावर शेयरिंग कर पाई, नहीं कर पाई, नहीं कर पाई तो क्या हुआ, राइट। तो क्या पावर शेयरिंग जरूरी है, श्रीलंका के एग्जाम्पल से वो यही बताना चाह रहे हैं हमें कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, क्यों है, क्या लगता है श्रीलंका के अब, क्योंकि पीस के लिए क्या चाहिए हमें, पावर शेयरिंग। श्रीलंका का एग्जांपल समझ आया, पहले उन्होंने इतने कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका बताया, उसके बाद बताया कि अगर हम उसका एकोमोडेशन नहीं करेंगे इतने कॉम्पोजिशन का तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो ये एक डेमोक्रेटिक तरीका है, क्या, पावर शेयरिंग। उस तरीके से क्या कर सकते हैं, पीसफुली रिजॉल्व किए जा सकते हैं कन्फ्लिक्ट्स, कहां पर, किसी भी सोसाइटी में। तो श्रीलंका वो काम नहीं कर पाए, क्योंकि श्रीलंका ने डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं करी। क्या स्टैब्लिश करी, मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, मैंने सीखा यहां आके, बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या होता है, राइट। अभी एट अ प्रेजेंट टाइम इंडियन गवर्नमेंट पे लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ये आरोप लगाते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट इज अ मेजोरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट, वो बहुसंख्यकवादी सरकार है। इसका क्या मतलब है, कौन सा बहुसंख्यक, बिल्कुल बात भी सही है, ठीक है। कुछ कुछ पॉलिसीज, कुछ कुछ अप्रोच जो है बीजेपी की किस तरफ जा रही हैं, अगर ये अप्रोच नहीं रुकी तो श्रीलंका का एग्जांपल हमें बता रहा है कि इंडिया में भी समस्या जो है, प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सीरियस हो सकती है, क्योंकि माइनॉरिटीज ग्रुप, माइनॉरिटीज का मतलब केवल मुस्लिम नहीं, माइनॉरिटीज का मतलब है बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, जैन, सब ये 6 माइनॉरिटी है ना। तो ये माइनॉरिटी ग्रुप कब तक बर्दाश्त करेंगे, कभी ना कभी तो उन्हें लगेगा। सबसे बड़ी माइनॉरिटी कौन सी है, मुस्लिम, इसलिए सीधा टकराव होता है किसके साथ, मेजोरिटी कम्युनिटी के साथ। और जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो छोटे हैं, वो नहीं सीधा कर पाते हैं। इसलिए अगर हम माइनॉरिटीज को राइट्स नहीं देंगे और मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेंगे तो मेजोरिटेरियनिज्म और मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट इज अगेंस्ट टू द डेमोक्रेसी, ये लोकतांत्रिक मूल्यों के और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट होता है। तो यही तो सीखा हमने कि श्रीलंका में डेमोक्रेसी इंश्योर क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही फेवर में काम कर रही है गवर्नमेंट, जबकि गवर्नमेंट का ये काम नहीं होता है। गवर्नमेंट का काम क्या होता है, आप देखो कि बेल्जियम की गवर्नमेंट क्या करेगी, वो डेमोक्रेटिक तरीके से वो क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे और दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री भी बन के दिखाएंगे वो, राइट। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा है, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, तो इनकी इतने कॉम्पोजिशन और इनके इतने कॉम्पोजिशन से ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कहां है। बड़ा चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के आगे कि किससे ज्यादा राइट्स दिए जाएं, किसके राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशन में बात करी जाए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी का नाम लिखने से कोई माइनॉरिटी परेशान हो जाए। बड़ा चैलेंज था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने करके 1950 से लेके अभी 2023 तक कोई ऐसा मूवमेंट हमारे यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है। और जैसे ही माइनॉरिटीज बोलती हैं कि हमें प्रॉब्लम है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना स्पेस है कि हम उसको सही कर देते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम है, समझे, ये डेमोक्रेसी है। और श्रीलंका ये वाला काम नहीं कर पाए। और श्रीलंका एक काम और नहीं कर पाए बेचारे, कि ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं अपना पाए। इन्होंने कौन सी गवर्नमेंट अपनाई, यूनिटरी। अभी नेक्स्ट चैप्टर में आके पता चलेगा कि क्या रिलेशन है डाइवर्सिटी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन श्रीलंका क्या नहीं कर पा रहे हैं, पावर शेयरिंग नहीं कर पा रहे। अच्छा बोलो, अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी क्या है, ये अभी तक नहीं बताया मैंने। और बोलो क्या है। देखो मैंने पहले कहा है एनसीईआरटी का मतलब क्या है। एनसीईआरटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है क्लास में आके बैठ गए और बस लिखते जा रहे हो,
वो तो एडवांस में करना ही है। इसका मतलब है कि अपने ज्ञान चक्षु, समझते हो क्या है ज्ञान चक्षु? नॉलेज, जो आपकी आंखें हैं, ज्ञान की आंखें, उन्हें खोलो और थोड़ा सा सोते मत रहो, जागो और पार्टिसिपेट करो। बोलो क्या है व्हाट इज द पावर शेयरिंग? सत्ता की साझेदारी क्या है बताओ। एनसीईआरटी में हर बच्चा बताता है। हाँ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसको? वेरियस ग्रुप्स को। कहां? सोसाइटी में या कहो कि उनके जो इंटरेस्ट्स हैं उनको फुलफिल करो। जैसे कि तमिल वालों का क्या था? इनका इंटरेस्ट ये था कि हमारी लैंग्वेज को भी रिस्पेक्ट करो, हमारे रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करो, गवर्नमेंट जॉब में हमें भी क्या दो, रिप्रेजेंटेशन दो, पार्टिसिपेशन दो, और हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी हमें मौका दो। लेकिन श्रीलंका ने इनकी बात को सुना ही नहीं, इनकी बात को सुना पूरे तरीके से। तो ये गलत अप्रोच थी। क्लियर? तो इससे क्या हुआ श्रीलंका में? तो मतलब हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग इज अ मेथड। क्या सत्ता की साझेदारी क्या है? एक तरीका है, एक पद्धति है, थ्रू विच क्या वी कैन डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज अमंग द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे संसाधन हैं उन्हें समाज के विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। यही तो है। संसाधन क्या होते हैं? रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? बोलो, रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? क्या गवर्नमेंट जॉब रिसोर्स नहीं है? तो क्या गवर्नमेंट जॉब को एक ही कम्युनिटी तक रिजर्व होना चाहिए या सब तक होना चाहिए? क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन लेना रिसोर्स नहीं है? क्या शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन एक ही वर्ग तक होना चाहिए? यही है। देखो, जब वर्ड आता है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये संसाधनों का वितरण, तो ये संसाधन बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। संसाधन का मतलब मत समझ लेना पानी हवा ये सब नहीं होता है संसाधन। संसाधन का मतलब होता है सम्मान, रिस्पेक्ट। क्या रिस्पेक्ट एक संसाधन नहीं है? क्या श्रीलंका ने माइनॉरिटी को रिस्पेक्ट दिया? नहीं दिया ना। रिस्पेक्ट अरिस्टोटल ने कहा है, अरस्तु ने कहा है कि हर आदमी को क्या रिस्पेक्ट भी क्या है, और रिस्पेक्ट उसे कैसे मिलेगी? जब वो गवर्नमेंट जॉब में होगा, जब वो एजुकेशन में पढ़ने जा रहा है, हमने उसको रोक दिया कि आप नहीं जा सकते, तो उसका रिस्पेक्ट कम हुई है। तो इससे क्या होता है, बाद में आदमी माइनॉरिटी जो है वो अकेला महसूस करने लगते हैं, और क्या मांग करते हैं वो बाद में, हमें हमारे राइट्स दो। राइट्स देने का तरीका ये भी हो सकता है और डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, लेकिन लिट्टे वालों ने क्या अपनाया? समझे? सत्ता की साझेदारी। चलो श्रीलंका के, अच्छा अब मैं आपसे पूछूं कि श्रीलंका के एग्जांपल से क्या समझ आया? बोलो। पावर शेयरिंग कर देना चाहिए, नहीं करोगे तो क्या होगा? आज नहीं तो कभी ना कभी तो गुस्सा आना ही है। समझे बात? इसलिए हमें यह सीखना चाहिए, अब हमें एक डेमोक्रेटिक वैल्यू, एक लोकतांत्रिक मूल्य सीखना चाहिए। वो मूल्य क्या है? डेमोक्रेटिक मूल्य यह है कि अगर इंडिया में हम हैं और हमें ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट मेजोरिटेरियनिज्म की तरफ जा रही है, हिंदू मुस्लिम वाली बातें छोड़ो, एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे, अगर हमारी कोई भी गवर्नमेंट मेजोरिटेरियनिज्म की तरफ जा रही है तो वो अच्छा नहीं है। किसके लिए? कंट्री और डेमोक्रेसी के लिए, राइट? क्योंकि उससे आगे प्रॉब्लम आना तय है। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं, पॉलिटिकल पार्टी ये करी कि मैं हिंदू राइट्स को इंश्योर करेंगे, नहीं चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल ये पार्टी ये करी कि मुस्लिम राइट को इंश्योर करेंगे, तो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स चाहिए हमें। समझे बात? हमें हिंदू राइट्स नहीं चाहिए, मुस्लिम राइट्स नहीं चाहिए, पारसी बौद्ध जैन कोई राइट्स नहीं चाहिए। जैसे ओवैसी क्या बोलते हैं, हाँ मुस्लिम राइट्स, बीजेपी क्या बोलती है? गलत, गलत, बिल्कुल गलत है। ये दोनों को ही रिजेक्ट करना है, क्योंकि यही तो हुआ। इन्होंने क्या किया श्रीलंका में? श्रीलंका में यही तो किया है ना, पर्टिकुलर कम्युनिटी के राइट्स को इंश्योर किया। समझे बात? समझे बात? तो इसलिए ना तो बीजेपी अच्छी है और ना ओवैसी अच्छे हैं इस देश के लिए। इस देश के लिए अच्छा कौन है? नहीं, अपनी अपनी राय नहीं बताना है, डेमोक्रेटिक राय बताना है। इस देश के लिए अच्छा वो है, सुनो, इस देश के लिए अच्छा वो है जो डेमोक्रेटिक तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा है। और वो सॉल्यूशन कैसे पता चलता है? उनकी मैनिफेस्टो में पता चलता है। पॉलिटिकल पार्टी के, अगर कोई पार्टी बात पर्टिकुलर कम्युनिटी की कर रही है तो बात कम्युनिटी की है ही नहीं, बात किसकी है? सिटीजन के तौर पे देखा जाएगा सबको। और श्रीलंका ने यही गलती करी, क्या कि सबको बराबर से नहीं देखा, एक कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है, राइट? हाँ, डेमोक्रेसी है तब भी मेजोरिटी जीतती है। तो सवाल ये है कि ये जो मेजोरिटी है वो कौन है? वो सिटीजन की मेजोरिटी जीत रही है या किसी कम्युनिटी की मेजोरिटी? जब हम वोट डालने जाते हैं, सिटीजन है ना। जैसे मान लो कि ठीक है कि मेजोरिटी में
जीतते तो जिसको 50% वोट मिले वो जीत गया, लेकिन सवाल ये कि 50% जो वोट मिले हैं वो कौन है? वो वोटर वोट डाल रहा है, सिटीजन वोट डाल रहा है, कम्युनिटी वोट डाल रही है? हाँ जीतेगा, लेकिन मेजोरिटी सुनो, वहां मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब बिल्कुल भी किसी कम्युनिटी नहीं है। वहां वहां मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब है उस देश के नागरिक, वो नागरिकों की सरकार है वो। और फिर ऐसी सरकार जैसे कि जब पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू स्पीच देने पहुंचे तो उनसे उन्हें बुलाया गया कि फूलपुर से चुन के आए हैं और ये यहाँ वहां के सांसद हैं, तो उन्होंने आगे सबसे पहले कहा कि मैं फूलपुर का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूँ, अभी मैं पार्लियामेंट में हूं तो मैं पूरे देश के लिए काम करूंगा। उनसे पूछा गया कि आप अपने वहां क्यों नहीं जाते असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? उन्होंने कहा कि ठीक है लोगों ने चुना मुझे, लेकिन मेरा काम पूरे देश के लिए कानून बनाना है। मेरा काम केवल एक एरिया तक नहीं है, ना एक कम्युनिटी तक है, ना एक एरिया तक लिमिटेड नहीं हूं मैं। तो ये अप्रोच होनी चाहिए हमारे जो लीडर्स हैं उनमें, है ना? हाँ बोलो। हम्म। देखो बात सही है, ये मेजोरिटी है। देखो समझ लो इस बात को, सवाल ठीक है इन लोगों का। देखो मेजोरिटी, मेजोरिटी है जैसे कि इंडिया है, इंडिया डेमोक्रेसी है, राइट? अभी डेमोक्रेसी में जब हम वोट डालने जाते हैं तो आप किस तौर पे वोट डालने जाते हैं? एक वोटर सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पे जाते हैं, किसी कम्युनिटी से लिंक होके जाते हैं? अगर कम्युनिटी से लिंक होके जाते हैं तो इसका मतलब है आप में डेमोक्रेसी नहीं है, राइट? अब हम वोट डालने जा रहे हैं, जैसे बीजेपी अगर ये कह रही है कि इस देश में 80% हिंदू हैं और अगर 80% हिंदू वोट डालेंगे और हमें जिताएंगे तो भी हम जीत जाएंगे, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया से वोट नहीं मांग रहे हैं, वो किससे वोट मांग रहे हैं? वो श्रीलंका वाले कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। अगर ओबीसी ये कह रहे हैं कि इस देश में 20% मुस्लिम है, अगर 20% मुस्लिम भी वोट देगा तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया से वोट नहीं मांग रहे हैं, वो किससे वोट मांग रहे हैं? ये गलती कहाँ हुई? और ये गलती हम अभी कर रहे हैं, यही तो नहीं कर रहे, यही तो एनसीईआरटी हमें बताना चाह रही है कि ये गलती नहीं कर, ये गलती करोगे तो वो 80% लोगों के लिए काम करेंगे ना। फिर उन्हें पता है कि इन 80% को खुश करते रहो, एक कम्युनिटी को दुखी करते रहो तो 80% वोट हमें देते रहेंगे। हाँ 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 वही। हाँ। हम्म। तो सवाल ये है कि वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है? वो ऐसा बीजेपी ऐसा कर रहे हैं और हम ऐसा उन्हें करने दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो तो एक पॉलिटिकल एजेंडा अपना रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हमें पता है कि वो सही है कि नहीं है, क्योंकि हम उन्हें वोट दे रहे हैं। इसीलिए ये बातें आपको पढ़ाई जा रही हैं किस क्लास में? 10th क्लास में बताई जा रही है, ताकि आप अभी अभी मत समझो, ये तो आप बड़े हो चुके हो। आप ये 10वीं क्लास से ही आपको समझाया जा रहा है कि ऐसा नहीं होने देना है, एक अच्छे वोटर बनना है, एक अच्छा सिटीजन ऑफ इंडिया बनना है, राइट? अगर सुनो, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी, समझना ध्यान से, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहा है, ओबीसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो इसलिए नहीं कर रहा है कि बीजेपी को का वो आलोचक है, वो इस बात को जानता है, राइट? वो मेजोरिटेरियनिज्म के नेगेटिव आउटकम्स को जानता है, वो मेजोरिटेरियनिज्म के आने वाले आउटकम्स को जानता है, क्योंकि उसने पढ़ा है किसके बारे में? श्रीलंका के बारे में, और उसने पढ़ा है बेल्जियम के बारे में। योगेंद्र यादव जैसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उन्होंने एनसीईआरटी लिखी, वेल एजुकेटेड लोग हैं वो लोग। हम कह सकते हैं कि ये ऐसे हैं वैसे नहीं, वो कैसे हैं? वो उन्हें पता है कि इसकी क्या क्या चीजें दुनिया में हो चुकी हैं। क्या ऐसा हो सकता है? जब जब कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन ने ये कहा कि हम सीटें रिजर्व कर रहे हैं किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए, जनरल के लिए और सिख कम्युनिटी के लिए, इस पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शंस होने। कांग्रेस से कहा कि एक काम करो कि आप मुस्लिम कैंडिडेट खड़ो, कांग्रेस ने कहा कि हम मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, हम जनरल कैंडिडेट खड़ा करेंगे, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा हमें पर्टिकुलर कम्युनिटी से वोट चाहिए भी नहीं, हमें क्या करना है, हमें पूरे लोगों से वोट चाहिए। जब कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन ने कहा कि कांग्रेस अपने 2 मुस्लिम लीडर हमारे पास भेजे, कांग्रेस ने कहा हमारे पास कोई मुस्लिम लीडर नहीं है। अबुल कलाम आजाद ने कहा अरे हम तो हैं, उन्होंने कहा मुस्लिम लीडर नहीं, आप कांग्रेस के लीडर हैं, राइट? मुस्लिम लीडर के तौर पे नहीं जाओगे। उन्होंने कहा हम मुस्लिम पार्टी है ही नहीं, हम कौन सी पार्टी है, हम पूरे भारत की पार्टी है। ये डेमोक्रेटिक अप्रोच है। अभी हमारी पॉलिटिक्स में बड़ा चेंज हो गया है कि हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज से हट के कहां जा रहे हैं? मेजोरिटेरियनिज्म की तरह या माइनॉरिटेरियनिज्म की तरह। ओवैसी किसकी बात कर रहे हैं? माइनॉरिटी राइट्स की बात कर रहे हैं। बीजेपी किसकी बात कर रहा है? और 2 ही आइडियोलॉजी डोमिनेट कर रही है, डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी कहीं खो चुकी है। इस बात को ये 10वीं क्लास का फर्स्ट समझ नहीं रहे हो। सब सही कर रहे हैं, क्या वो डेमोक्रेटिक है या नहीं?
कैसे है? नहीं इनको नहीं इन अरे बताओ कैसे नहीं है, बताओ। सुन लो सुन लो सुन, सबकी बात सुन लो, कैसे नहीं है? हम्म, ठीक है, सुनो बात सही है। जीत के सुन, बात सही है, जीत के आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर इलेक्शंस हो रहे हैं, प्रॉपर सब कुछ हो रहा है, और वो उनको उतना वोट मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, वो डेमोक्रेटिक तरीके से आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मेजोरिटेरियनिज्म नहीं है? हाँ इफेक्ट हो गया, क्या मेजोरिटेरियनिज्म नहीं है? हम्म, हम्म। नहीं सुन, बात समझो। अगर कोई पार्टी, समझो बात को, सुनो शुरू से करो। अगर कोई पार्टी ये कह रही है कि मुझे पर्टिकुलर कम्युनिटी वोट देगी तो हम जीत जाएंगे, सवाल ये है कि ये कहना कि मुझे पर्टिकुलर कम्युनिटी वोट देगी तो हम जीत जाएंगे, क्या ये डेमोक्रेसी है? देखो बहुत सी बातें जैसे उसे बोलते कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता, बहुत सी चीजें हमारी संविधान में नहीं लिखी हैं, लेकिन फिर भी हमें समाज की बातें माननी पड़ती हैं। हमारे संविधान में ये कहाँ लिखा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? हमारे संविधान में कहाँ लिखा है कि जुडिशियल रिव्यू है? हमारे संविधान में कहाँ लिखा है कि हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? नहीं लिखा ना। हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा कि एडल्ट फ्रेंचाइज, लेकिन है। ऐसे ही हम, हमारे संविधान में डेमोक्रेसी प्रियम्बल में लिखी है, बाकी किसी आर्टिकल में डेमोक्रेसी नहीं है, तो क्या हम डेमोक्रेसी नहीं? यही है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यही इसी को बोलते हैं कि जो नहीं लिखा है वो भी है। ये कहाँ लिखा है कि आपको मेरी बात इतने आराम से सुननी चाहिए पर आप सुनते हैं? ये क्लास की मोरालिटी है। तो यही पहले ही, यही तो इस कहते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए शिक्षा होना जरूरी है, लिटरेसी रेट होना जरूरी है। क्यों? ये बात पता होगी तो हम उस पार्टी को पहले ही रिजेक्ट कर देंगे जो ऐसे वोट मांगेगी, ये कम्युनल वोट मांगे। ये लोग कैसा वोट मांग रहे हैं? ये कम्युनलिज्म है, ये सांप्रदायिकता है, धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स। इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है, इस 10वीं क्लास में पढ़ा रहा है कि पहले समझ लो, जान लो लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। आप वोट मांगो डेवलपमेंटल प्रोसेस पे, आप वोट मांगो किस चीज पर? कि भारत के लोग हमें वोट करें। आप ये तो नहीं कह सकते हो वैसे जाके कि अल्लाह अकबर का नारा लगा के कि सब मुस्लिम जय श्री भगवान राम का, नहीं लगा सकते आप। लगाने को लगा सकते हो, लगा रहे हैं लोग, लेकिन वो डेमोक्रेटिक अप्रोच नहीं है। हम पर्टिकुलर कम्युनिटी से वोट लेंगे, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम करेंगे, तो फिर अदर कम्युनिटी क्या होगी? और जब जब अमित जब, हाँ बोलो, सुन लो, सुन लो पहले, हाँ ठीक है। देखो समझो बात को, जब अंबेडकर से पूछा गया और पंडित नेहरू से पूछा गया कि डेमोक्रेसी इन रियल सेंस क्या है, वास्तविक लोकतंत्र क्या है, तो उन्होंने कहा कि वास्तविक लोकतंत्र का मतलब है, रियल डेमोक्रेसी का मतलब है मेजोरिटी के राइट्स को इंश्योर नहीं करना है, माइनॉरिटी के राइट्स को इंश्योर करना है। इसलिए आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30 इंश्योर्स द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। उन्होंने कहा कि किसी लोकतंत्र को अगर पहचानना है, जैसे इस क्लास में कुछ बच्चों को बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, तो इस क्लास को अच्छा कब माना जाएगा? कि उन्हें भी बात समझाई जाए या उन्हें छोड़ दिया जाए? वही बात है, लोकतंत्र में जो लोग पहले से 80% हैं वो तो हैं ही, हमें ध्यान 20% का रखना है, जो कमजोर है या जो पीछे रह गए हैं या जो आगे नहीं। यही तो डेमोक्रेसी है। ये चीजें पर्सनल लाइफ से, घर परिवार में जो सबसे बुरी हालत में, उसी को तो लाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? जो पीछे, तो माइनॉरिटी के राइट्स को इंश्योर करना है, वो रियल डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है? देखो इन्होंने इन्होंने बहुत अच्छे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया बोलो? इन्होंने क्या किया? माइनॉरिटी के राइट को इंश्योर किया, इसीलिए तो गड़बड़ हुआ। हाँ, गवर्नमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का। बिल्कुल सही बात है, समझ लो। नहीं कर पाएगी, नहीं करेगी, या कर रही है। मैंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरेटिकल डॉक्यूमेंट, रूल्स एंड लॉज, पॉलिटी इज डिफरेंट। प्रैक्टिकली क्या चल रहा है वो अलग बात है। कहने को हमारे देश में धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता, लेकिन मांगा जा रहा है। क्या कर सकते हो? हम कह सकते हैं कि संविधान, अम्बेडकर ने क्या कहा कि बहुत अच्छा संविधान अगर बहुत बुरे लोगों के हाथों में दे दो तो उसका कोई वैल्यू, अगर बहुत बुरा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे लोगों के हाथों में दे दो तो उसकी कोई वैल्यू, उसकी वैल्यू होगी। जैसे मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ या सब पागल से बैठे हो,
तो 2 घंटे 3 घंटे चिल्ला के चला जाऊं, कोई समझ नहीं आएगा, राइट। अब बुरा भी टीचर आ जाए और बच्चे अच्छे हों तो वो उसको अपने आप अच्छा बना लेंगे, समझे बात? हाँ बोलो। अब देखो ये आरक्षण ले आए, हाँ इनकी आज इनकी सभी समस्याओं का समाधान है। चैप्टर वैसे भी छोटा है, कर लेते, जिसकी जो जो प्रॉब्लम है आज उनको बात कर ही लेंगे। पहले तो ये समझ आ गया मेजोरिटेरियनिज्म। बोलो क्या मेजोरिटेरियनिज्म, पहले इस बात का आंसर करो, क्या किसी विशेष कम्युनिटी, स्पेशल कम्युनिटी, रिलीजन के नाम पे वोट मांगना सही है या गलत है? तो ये बात क्लियर हुई, वो वाला चैप्टर क्लोज हुआ। अभी बात है आरक्षण की। अभी पहले ये आरक्षण होने दो, लिख लो सवाल। अभी देखो, अभी समझो। अच्छा बोलो कि रिजर्वेशन क्या है। पहले तो देखो, किसी भी चीज को जब डिस्कस किया करो तो बहुत, जैसे कि एक मेरे फ्रेंड थे, वो भी तैयारी करते थे यूपीएससी की, तो हम जब वो किसी चीज से बहस करते थे तो मैं उनसे पहले पूछता था कि अच्छी बताओ ये है क्या, तो वो कहते थे ये क्या बात हुई। मैंने कहा बिल्कुल बात हुई। अगर उस चीज के बारे में हमें नहीं पता कि वो क्या है तो हम उस पर कैसे बहस कर सकते कि वो चीज क्या है। तो वो फिर मुझसे बहस करना बंद कर। जैसे उन्होंने, मान लो उन्होंने मुझसे पूछा रिजर्वेशन, मैंने कहा व्हाट इज द रिजर्वेशन, बोले अजय बड़े पागल आदमी हो। मैं उनसे ही पूछता था कि आप बताओ रिजर्वेशन क्या है। अच्छा तो बताओ कि रिजर्वेशन क्या है। आरक्षण मतलब एक मेथड है, एक डेमोक्रेटिक मेथड है, जिसमें हमें क्या करना है। अब आप कह रहे हो कि हमने ओबीसी को रिजर्वेशन दे दिया, एससी एसटी को रिजर्वेशन दे दिया, तो सवाल यह है कि जो रिजर्वेशन दिया है ये क्यों दिया है। इसका मतलब है वो पीछे थे, ये हम मान रहे हैं। हम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि वो पीछे थे, तो इसमें बुराई क्या है? क्या? हाँ। सुन लो, सुनो बात, सवाल सुना करो। हाँ वो भी चला जाता है वहां, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म हम्म तो क्या कारण है, अब आप बताना कि क्या ऐसा कारण है कि सबसे ज्यादा सिलेक्ट जनरली होते हैं। हम्म रिजर्वेशन कब बना? अभी भी राहुल गांधी ने कहा कि जितने सेक्रेटरीएट हैं उनमें सब 3 ही ओबीसी हैं, बाकी सब जनरल क्यों हैं। बहुत बहुत फर्क है। नहीं समझो कैसे, समझ लो। अरे आरक्षण समझो, आरक्षण, अरे रिजर्वेशन समझो। देखो रिजर्वेशन का मतलब क्या है, देखो रिजर्वेशन एक अच्छा तरीका है। क्या तरीका है? रिजर्वेशन बुरी चीज नहीं है, रिजर्वेशन बहुत अच्छे। रिजर्वेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि समाज के जो पीछे लोग हैं सोसाइटी में, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उन्हें हमें आगे लाना है। रिजर्वेशन को हम बुरा नहीं कहेंगे, बिकॉज रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है। पहली बात तो हम उसे बुरा कहेंगे ही नहीं। कभी भी आपसे कोई भी पूछे तो आप कहोगे रिजर्वेशन बुरा नहीं है, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनली एक इंस्ट्रूमेंट, एक मैकेनिज्म है। क्योंकि जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है उसको तो बुरा कहना ही नहीं है। अब है कि रिजर्वेशन के आउटकम्स क्या है। जैसे ओबीसी रिजर्वेशन है 27% इन गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। रिजर्वेशन होना और रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग। रिजर्वेशन होना और आरक्षण का तार्किकीकरण जैसे कहते हैं। जैसे ओबीसी के रिजर्वेशन में इन्होंने क्या किया कि इंदिरा साहनी बाद में 1990 में इन्होंने क्या कहा कि रेशनलाइजेशन करेंगे। उसका मतलब है कि जो ओबीसी को रिजर्वेशन मिल चुका है और जिसकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है, उसके बच्चे रिजर्वेशन का फायदा नहीं ले। बढ़िया बात है। अब इसका मतलब है जैसे कि मान लो रिजर्वेशन, कोई ओबीसी का रिजर्वेशन पाके एसडीएम हो गया, एसडीएम होने के बाद उसके बच्चों को ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो कहाँ शिफ्ट कर जाएगा। ये बेस्ट तरीका है, ये सही है। अभी रिजर्वेशन की जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम रुकी हुई है एससी और एसटी में, क्योंकि एससी और एसटी में रेशनलाइजेशन नहीं है। अगर कोई आदमी एससी और एसटी में रिजर्वेशन पाके आईएएस भी हो गया है तो भी उसके बच्चों को रिजर्वेशन, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर टीना डाबी को रिजर्वेशन मिला। तो एक तो है कि रिजर्वेशन अच्छी बात है, ऊपर से उसका रेशनलाइजेशन करना अच्छी बात है। अब आप कह रहे हो कि सर जो बच्चा है कि कोई ओबीसी का है और वो जनरल में शिफ्ट कर सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये हमें स्टैटिक्स देखने पड़ेंगे, आंकड़े देखने पड़ेंगे, डेटा देखना पड़ेगा कि कितने ओबीसी जो हैं जो जनरल में फाइट करते हैं। जैसे कि मेरा नेट क्वालिफाई हुआ, तो नेट क्वालिफाई में जो मेरी कट ऑफ थी 59.60%, ये जनरल कट ऑफ थी। तो मेरे उस पर लिख के आया मार्कशीट पे जब आई कि नेट क्वालिफाइड इन जनरल कैटेगरी, तो ऑब्वियसली मैंने किसी जनरल आदमी की शीट मारी होगी और मैंने कहाँ अप्लाई किया था, ओबीसी में। लेकिन सवाल यह है कि मैं जैसे जनरल पहुंचा तो वो सीट किसी ओबीसी के पास भी तो गई होगी। कहाँ जनरल की सीट कम हो गई? सुन लो बात सुन लो, अरे सुन लो। आपको ये लग रहा है, सुन लो, आपको ये लग रहा है कि जनरल सीट का मतलब है कि वो जनरल के लिए रिजर्वेशन, नहीं। जनरल सीट का मतलब है सबके लिए। हाँ तो फिर बात ही, अरे बात ही खत्म हो गई ना।
सुनो बात सुनो, जनरल सीट का देखो 49% जो रिजर्वेशन है वो सीटें रिजर्व हैं। किसके लिए? नहीं, एससी 49%, एससी, एसटी और ओबीसी। जो जनरल सीट है, बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल मत सोचना कि वो जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व है। वो ओपन कंपटीशन है सबके लिए। बस बात खत्म हो गई। अब आप कहोगे कि जनरल उसमें कम हो गया, ज्यादा हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जनरल फाइटिंग हो रही है वहां। वहां कोई भी जा सकता है, जनरल कम ज्यादा नहीं होगा वहां, क्योंकि वो अगर वो वही ना, अगर सुनो, दिक्कत नहीं करना चाहिए। अगर वो सीट भी हम जनरल के लिए रिजर्व कर देंगे तो सवाल यह है कि जनरल के लिए रिजर्व क्यों की जाए? क्या जनरल का अपलिफ्टमेंट की जरूरत है? क्या सामान्य वर्ग के, सुन लो सवाल वहीं से शुरू करोगे, ओबीसी एससी एसटी को रिजर्वेशन क्यों दिया? क्या जनरल को, सामान्य वर्ग को ऊपर उठाने की जरूरत है? तो फिर उसके लिए रिजर्वेशन ही नहीं था। सुन लो, इसलिए रिजर्वेशन नहीं था, इसलिए उसके लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। वो सीट जो जनरल सीट है वो जनरल के लिए नहीं है, वो जनरल है, वो सभी के लिए है, उस पर सभी आदमी फाइट कर सकता है। जनरल को रिजर्वेशन इसलिए ही नहीं दिया गया है क्योंकि उसे रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। वो हाँ, अब जो जनरल में जो कुछ लोग थे जिन्हें रिजर्वेशन की जरूरत थी, वो ईडब्ल्यूएस आ गया। ठीक है, तो ये मत कहो कि वो जनरल की सीट छीन ली, वो कोई जनरल की सीट है ही नहीं। छीनी तो तब जाएगी जब वो जनरल की सीट होगी, वो दी ही नहीं गई है। नहीं, हम सब फाइट कर रहे हैं, ओपन फाइटिंग है। और इन्हें सवाल पूछ लेने दो, और पूछो। रुको, एक आदमी को तो बता देने दो पहले। वर्ग। हम्म हम्म देखो, जनरल को अपलिफ्टमेंट की जरूरत है ही नहीं, इसीलिए तो हमने रिजर्वेशन नहीं दिया है। वो पहले से ही अपलिफ्टमेंट पर्याप्त है उनका। उन्होंने सालों साल सुन लो, जिनको थी जरूरत, सुन लो, जिन जनरल को अपलिफ्टमेंट की जरूरत थी उनके लिए क्या किया? बात खत्म हुई ना। अगर प्रॉब्लम थी, देखो सब कुछ तो ऐसे नहीं हो सकता ना एकदम से बेहतरीन। हाँ, कुछ प्रॉब्लम थी तो ईडब्ल्यूएस आ गया। ईडब्ल्यूएस को लेके लोग जुडिशरी पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक तो है, क्या इश्यू है इसमें? कुछ जनरल वाले लोग ऐसे थे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी का रिजर्वेशन ठीक है, इसमें क्रीमी लेयर हो गया, आप बाहर चले गए। अब मान लो कि मेरी इनकम जो है 10 लाख रुपए साल की हो जाएगी, मेरे बच्चों को रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, सीधी सी बात होगी। अब दो ही जगह, एक ही जगह प्रॉब्लम बची है, वो कहां है? एससी और एसटी के रेशनलाइजेशन की। एससी और एसटी में भी क्या आना चाहिए? क्रीमी लेयर आना चाहिए। रिजर्वेशन ट्रांसपेरेंट है इन इंडिया, ठीक है। और जो आप करो जनरल की सीटें जाएंगी, वो बिल्कुल नहीं जाएंगी, क्योंकि वो सीटें उनके लिए रिजर्व। अगर कोई एससी और एसटी, अगर कोई ओबीसी और अगर कोई ईडब्ल्यूएस जनरल की जितनी मेहनत कर रहा है उस कट ऑफ पे ला रहा है, तो वो जनरल फाइट कर रहा है, वो सामान्य फाइट कर रहा है, वो जनरल वाले बच्चे से नहीं कर रहा है, वो सामान्य सीट पर फाइट कर रहा है। वो तो और बेहतरीन कर रहा है ना, तो वो उस कैटेगरी से बाहर निकल गया। 51%, 50% सीटें सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है, 50% सीटें सभी के लिए सामान्य रूप से छोड़ी गई हैं। इन लोगों को अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, इसलिए इनके लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। समस्या एक ही जगह है, अनुसूचित जाति और जनजाति में रेशनलाइजेशन होना चाहिए और वहां भी क्रिमिनल का सिद्धांत लागू होना चाहिए, बस। हाँ, अच्छी बात है। कुछ नहीं है, अरे फोटो नहीं देखी है, सुनो पहले। हाँ, बताओ बताओ। सवाल सवाल सुना करो। हाँ, माइनॉरिटी और एससी को अब जाके मिला है, और डोमिनेंट तो हमारा। हाँ, तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। अपर क्लास है वो ले रहे हैं, उनका ही शिक्षा का अधिकार था। अरे वो एक फोटो नहीं देखी है, बात सही है इनकी। सुनो, फोटो नहीं देखी, सुनो फोटो, सुनो फोटो नहीं देखी है कि 4 लोग बैठे हैं एक रूम में, वो जनरल बच्चा है बेचारा, इतना किताब रखा हुआ है, राइट। ओबीसी थोड़ा सा कम रखा है, एससी थोड़ा सा, एसटी वाला तो एक किताब चेहरे में डाल के सो रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं, ये तो चलो बना दिया किसी ने, लेकिन ऐसा है नहीं, उल्टा भी नहीं है। देखो ऐसा नहीं है, समझ लो बात, जिसको रिजर्वेशन मिला है वो सीरियसली रिजर्वेशन लायक है, जिसको रिजर्वेशन नहीं मिला है वो सच में रिजर्वेशन लायक नहीं। जैसे हकीकत बात है कि हम 3 लोग थे, एक हसन इमाम है, वो डॉक्टरेट है, पीएचडी है, एक मैं फैयाज, और एक हमारा दोस्त था सोनू, एक था टी2। वो जनरल, मैं ओबीसी, वो एससी और वो एसटी, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने पहली बार नेट का एग्जाम दिया, सोनू का जो लड़का एससी में था उसका फर्स्ट अटेम्प्ट जेआरएफ क्वालिफाइड हुआ,
और हम लोगों का कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और जैसे ही क्लास में अगले दिन आया वो हीरो था, जबकि मुझे पता है कि मैं सोनू से ज्यादा जानकार था और मेरी कट ऑफ उससे ज्यादा थी। उसका 48 पे हो गया, मेरा 58 पे कुछ नहीं हुआ, जीआरएफ कर गया 48 पे। बुरा भी लगता है क्योंकि वो हीरो है क्लास में। बाद में फिर बातचीत हुई सोनू से तो मजाक मजाक में ऐसे ही दूसरे ने जो जनरल कैटेगरी के थे उन्होंने कहा कि अरे सोनू आपने तो ये कर लिया, 48 पे ही सब कुछ कर रखा, बोले 62 पे हमारा कुछ नहीं हुआ। तो उस लड़के ने बहुत अच्छी बात कही, उसने कहा कि आपको नहीं लगता कि मेरी कट ऑफ 48 ही जानी चाहिए थी? तो उन्होंने कहा क्यों? बोले उसने कहा कभी अपने आप को देखना और मेरी तरफ देखना ध्यान से, बोले अंतर पता चल जाएगा। इतना क्या कि वो चला गया। बाद में हम लोगों ने बात करी, हमने बात तो सही है कि तुम एमए फर्स्ट ईयर में और एमए सेकंड ईयर में बाइक से चल रहे हो, बिहार के रहने वाला आदमी अलीगढ़ में आके बाइक ले सकता है और वो आदमी साइकिल से चल रहा है, कुछ तो अंतर होगा, राइट? और उसकी ड्रेसिंग सेंस और तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस में फर्क तो है, बहुत फर्क है, समझ रहे हो? तुम महंगी शर्ट, महंगे जूते और महंगे जीन्स पहनते हो, वो आदमी सालों साल 2 ही जोड़े कपड़े पहन के घूम रहा है, तभी उसे सरकार ने क्या दिया। और यही फिर घटना हुई मेरे साथ, मेरा जीआरएफ हो गया, उनका नहीं हुआ। उन्होंने वही बात मुझसे चिपकाई, मैंने कहा वही सेंटेंस याद है उसका। मैंने कहा कि तुम्हारे घर से पैसे जो हैं 10,000 रुपए महीने आते हैं, कंपेरेटिवली मैं गरीब था, तो ये है, सच में है। हाँ, फिर वही बात कि SC ST में रैशनलाइजेशन होना चाहिए। जिसे रिजर्वेशन मिला है वो ठीक है, लेकिन उस रिजर्वेशन का क्या होना चाहिए? टाइम टू टाइम एनालिसिस होना चाहिए। और जो ओबीसी के साथ हुआ वो कहाँ होना चाहिए? चीजों का फर्क है, जिसे रिजर्वेशन मिला है वो सच में उस लायक है, और जो रिजर्वेशन लेके मजा ले रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा अब बदलाव लेने की जरूरत है कि उनके साथ क्या करो, रैशनलाइजेशन करो SC और ST में। ये बात खत्म हुई, चैप्टर खत्म करना, वापस आओ, चलो। क्लियर है इतना? अब श्रीलंका के साथ क्या हुआ, मेजोरिटेरियनिज्म। तो कुल मिला के हमने ये सीखा अभी फिलहाल कि मेजोरिटेरियनिज्म अच्छा नहीं है, भारत में भी मेजोरिटेरियनिज्म अच्छा, उस चीज को अपोज करना है। और श्रीलंका ने क्या स्टेब्लिश किया? मेजोरिटेरियनिज्म। अब नीचे एक छोटा सा हेडिंग बनाओ, सेकंड पॉइंट में ही लिखो, बिल्कुल। अब डेमोक्रेसी है क्या? वो हम तो हमें तो चलाना है ना डेमोक्रेसी, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी बातों को क्या करना है, हमें हटाना है। अब एक सेकंड पॉइंट बनाओ इसमें, एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। श्रीलंका के बाद सेकंड पॉइंट में ही सेकंड पॉइंट, एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। देखो, बेल्जियम की समझदारी, बेल्जियम की समझदारी। हम्म, बेल्जियम की समझदारी लिखो इसमें। देखो, लीडर्स ऑफ बेल्जियम, लीडर्स ऑफ बेल्जियम took a different path. लीडर्स ऑफ बेल्जियम took a different path. बेल्जियम के नेताओं द्वारा took a different path. बेल्जियम के नेताओं द्वारा एक अलग मार्ग अपनाया गया। लीडर्स ऑफ बेल्जियम took a different path. बेल्जियम के नेताओं द्वारा एक अलग मार्ग अपनाया गया। दे 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 amended, they amended constitution, constitution। उन्होंने संविधान में संशोधन किए। नाइनटीन 1973 टू 1990 उन्होंने संविधान में संशोधन किए, 1973 से लेकर 1990 तक। अच्छा, इनके यहाँ कन्फ्लिक्ट कब चला रहा है? 1950 टू 60, 10 साल तक ये लड़ाई कर रहे हैं। कौन? डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग। तो इन्होंने 10 साल तक की लड़ाई चली, फिर आगे इन्होंने सोचा कि हम इस कन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो उन्होंने क्या किया? बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया? अमेंडमेंट किए, कुछ अमेंडमेंट और कुछ प्रोविजन कहाँ रखे? कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। लिखो, वाई दीज अमेंडमेंट्स, वाई दीज अमेंडमेंट्स, लीडर्स ऑफ बेल्जियम, by these amendments, leaders of Belgium, leaders of Belgium added, ADDED, added certain provisions, added certain provisions, added certain provisions in the constitution of Belgium,
इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम। इन संशोधनों के द्वारा बेल्जियम के नेताओं द्वारा इन संशोधनों के द्वारा बेल्जियम के नेताओं ने संविधान में कुछ प्रावधान शामिल किए, जैसे सच एज, क्या प्रोविजंस थे, लिखो। पहला, कुछ प्रावधान शामिल किए, जैसे पहली बात लिखो, नंबर ऑफ डच, पहली बात लिखो, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर shall be equal in the central government, कुछ प्रावधान शामिल किए, जैसे केंद्रीय सरकार में डच भाषी तथा फ्रेंच भाषी, केंद्रीय सरकार में डच भाषी तथा फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी, नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट subordinate to the central government. State governments are not subordinate to the central government. राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं होंगी। राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बेल्जियम अडॉप्टेड, कम्युनिटी गवर्नमेंट, बेल्जियम ने सामुदायिक सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक सरकार को स्वीकार किया। अब बोलो क्या फर्क लग रहा है इन दोनों में? देखो प्रॉब्लम यहां भी थी और प्रॉब्लम सॉल्यूशन इन्होंने भी किया, और क्या फर्क लग रहा है? क्या पावर शेयरिंग करी इन्होंने? इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल पार्लियामेंट होगी उस पार्लियामेंट में डच स्पीकिंग लोग और फ्रेंच स्पीकिंग लोग के मिनिस्टर्स बराबर होंगे, और इन्होंने कहा कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और कुछ स्टेट, मतलब कि बेल्जियम ने क्या अपनाया? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया। लिख लो वहीं सेकंड पॉइंट में, सेकंड वाले पॉइंट में लिख लो कि बेल्जियम अडॉप्टेड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा वाला पॉइंट था ना जो बेल्जियम वाला, देखो बेल्जियम ने संघीय सरकार को अपनाया। दूसरे पॉइंट में बेल्जियम ने संघीय सरकार को अपनाया। जर्मन का नहीं, जर्मन की इथनिसिटी अलग थी। जर्मन केवल ब्रुसेल्स एक जगह है, वहां परेशान थे वो, तो वहां उनको बराबर पार्टिसिपेशन दे दिया था। वहां भी 1% के तौर पर उनसे कहा कि 1% मिनिस्टर्स आपके ले लो, ठीक है। जर्मन को भी इन्होंने शामिल किया था। उतना हमें नहीं लिखना है कि हर एक बात पे बहुत नहीं ध्यान देना। हाँ, संघवाद को अपना, ठीक है। अच्छा देखो, राज्य सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इन्होंने कहा कि एक गवर्नमेंट सेंट्रल में रहेगी और कुछ कुछ राज्य गवर्नमेंट्स होंगी, स्टेट्स गवर्नमेंट्स होंगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स किसके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। अच्छा, श्रीलंका ने कौन सा फॉर्म अपनाया था? यूनिटरी। लिख लो श्रीलंका में जाके कि श्रीलंका ने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया। और यूनिटरी में कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल कंट्रोल करती है स्टेट्स को। एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया, एकात्मक।
अच्छा बोलना कि अगर किसी देश में डाइवर्सिटी का एकोमोडेशन करना है, किसी देश में विविधता का सामंजस्य करना है, तो किस टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनानी चाहिए? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ोगे तो यही होता है कि व्हाई डू वी अडॉप्ट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमें फेडरल फॉर्म ऑफ क्यों अपनानी पड़ती है? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। कौन सी? ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है और कल्चरल डाइवर्सिटी है, दोनों ही डाइवर्सिटी। इसलिए अब देखो डाइवर्सिटी तो यहाँ भी थी, अगर ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपना लेते तो प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाती इनकी, और प्रॉब्लम होती ही नहीं, ठीक। तो अब देखो, अच्छा अगर आपसे पूछे कि इन दोनों एग्जाम्पल्स से, एग्जाम्पल ऑफ द बेल्जियम और एग्जाम्पल ऑफ द श्रीलंका से आप क्या सीखे, बोलो। व्हाट डू वी लर्न, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू एग्जाम्पल्स ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। श्रीलंका और बेल्जियम के उदाहरणों से आपने क्या समझा? मतलब कि अगर हम पावर शेयरिंग करें, अगर हम सत्ता की साझेदारी करें तो क्या कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि सत्ता की साझेदारी कितने तरीके से हो सकती है, वो अभी थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, वो बाद में बात करेंगे। अब फिर अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए जरूरी है? क्या केवल लोकतंत्र के लिए जरूरी है? क्या मान लो कोई मोनार्की गवर्नमेंट है, राजतंत्र है, तो वहां भी सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए? अगर वो नहीं भी करेंगे तो भी काम, क्योंकि राजा को कौन हटाएगा। लेकिन डेमोक्रेसी में तो अगर मूवमेंट हो भी रहा है, जैसे मान लो चाइना, डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक, अलोकतांत्रिक है, तो क्या चीन में पावर शेयरिंग जरूरी है? चीन में माइनॉरिटी कौन है? मुस्लिम। मेजोरिटी कौन सा रिलीजन है? बुद्ध। वहां माइनॉरिटी कौन है? चीन की माइनॉरिटी मुस्लिम। अगर सबसे ज्यादा कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो चीन में रहने वाले कोई नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जो सऊदी अरेबिया या जो टर्की, जिन्हें कि इंडिया में मुस्लिम्स पर हो रहे एक्सप्लॉयटेशन दिखाई देते हैं, उन्हें चीन में हो रहे मुस्लिम्स के एक्सप्लॉयटेशन दिखाई क्यों नहीं देते हैं? जैसे देखो ना, टर्की क्या क्या बोलता रहता है। जैसे कि देखो अभी थोड़ा सा टसन है, लड़ाई चल रही है, कहाँ? गल्फ कंट्रीज में। किस किस के बीच? सऊदी, टर्की और इराक, ईरान, ईरान, इराक नहीं, ईरान। किसके बीच लड़ाई चल रही है? अभी देखना, टर्की और सऊदी और ईरान तीनों अलग अलग हैं। टर्की और सऊदी में क्या इक्वालिटी है, सिमिलरिटी है? वो सुन्नी है, नहीं मुस्लिम तो तीनों हैं। टर्की और सऊदी सुन्नी है, और ईरान क्या है? शिया है। ईरान ने सपोर्ट किसको किया? अभी टर्की चाहता है कि मुस्लिम लीडर वो बने, सऊदी चाहता है कि मुस्लिम लीडर यहाँ ईरान चाहता है कि मुस्लिम लीडर, और एक और देश है पाकिस्तान। इन्हें भी लगता है कि ये क्या बन सकते हैं। जब पाकिस्तान ने कहा कि इंडियन मुस्लिम्स पर बड़ा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है आफ्टर 2014, तो भारत के लोगों ने कहा कि ये बताओ कि चाइना वाले मुस्लिम्स नहीं दिखते हैं क्या आपको? तो पाकिस्तान ने कहा कि उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पैसा कहाँ से मिलता है बेचारे पाकिस्तान को? पूरा चाइना से पाकिस्तान है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, वहीं से उनका खाना पीना चल रहा है। तो ये माइनॉरिटी, अब देखो, अब यह सवाल ये था कि क्या चीन में अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो क्या चीन में प्रॉब्लम हो सकती है? हो भी सकती है, तो उसको कंट्रोल कर लें, क्योंकि वो डेमोक्रेसी है नहीं है। लेकिन एक डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? पावर शेयरिंग होनी ही चाहिए। तो पावर शेयरिंग समझ आ गया। अब बताओ, पावर शेयरिंग केवल कम्युनिटी की डिमांड होती है, या पावर शेयरिंग में फीमेल राइट्स की भी बात होनी चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? ये अलग से एक चैप्टर है 10th क्लास के एनसीईआरटी में, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन पावर शेयरिंग का मतलब है सभी तरीके से। तो हमने दो चीजें समझी, एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम, और फिर उन्होंने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, और इस एग्जाम्पल से हम क्या समझ पाए कि पावर शेयरिंग होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट क्या था हमारा? संघवाद का मतलब होता है जहां राज्य केंद्र के अधीन ना हो, ना हो, ठीक है। क्योंकि बेल्जियम में संघवाद था, अभी अलग से संघवाद पढ़ोगे। अब क्या अगला पॉइंट था, बोलो क्यों पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? सबसे पहले लिखो, इसमें पहला पॉइंट लिखो। लिखो सबसे पहले, वही लिख रहे हैं, थर्ड पॉइंट ही लिख रहे हैं। लिखो पहला पॉइंट इसमें, लिखो पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग इज गुड
पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स, हाँ हेल्प, इट हेल्प्स टू रिड्यूस, it helps to reduce the possibility, to reduce the possibility of conflicts between social groups, between social groups। हो गया। सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि, सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि, सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा, इसके द्वारा विभिन्न समुदायों के बीच, क्योंकि इसके द्वारा विभिन्न समुदायों के बीच होने वाले संघर्ष को, होने वाले संघर्ष को कम किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल कहां का, कहां पावर शेयरिंग किया और उससे कन्फ्लिक्ट जो है वो रिड्यूस हो गए, कहां नहीं हो पाए, सीधी सी बात है। क्लियर। अगला पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट देखो, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट इंश्योर्स, the stability of political order, because it ensures the stability of political order, it ensures the stability of political order। सत्ता की साझेदारी, नेक्स्ट पॉइंट, सत्ता की साझेदारी इसलिए भी आवश्यक है, सत्ता की साझेदारी इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा, क्योंकि इसके द्वारा राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। कहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर हुई, पावर शेयरिंग से, कहां नहीं हुई, दो ही एग्जांपल है, समझे बात। अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर रहेगी, राजनीतिक व्यवस्था कैसे रहेगी, ठीक रहेगी। क्योंकि जिसको पावर शेयर नहीं करोगे वो आगे आके क्या करेगा, सरदर्द देगा, जैसे किसने दिया, तमिल, श्रीलंकाई तमिल लोगों ने दिया, समझे। अगला पॉइंट लिखो, पावर शेयरिंग, नेक्स्ट पॉइंट, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज, बिकॉज इट, इम्पोज करना, इम्पोजेज, बिकॉज इट इम्पोजेज, limits on governments, it imposes limits on governments, limits on government। इसको क्या बोलते हैं, कैसी गवर्नमेंट, लिखो ब्रैकेट में, लिमिटेड गवर्नमेंट, लिखो। सत्ता की साझेदारी इसलिए अच्छी है क्योंकि यह सरकार की शक्तियों को सीमित करती है, क्योंकि यह सरकार की शक्तियों को सीमित करती है और सीमित सरकार बनाती है, ठीक है। सीमित करती है और सीमित सरकार बना। नेक्स्ट पॉइंट, पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग अपोजेज, अपोज करना, पावर शेयरिंग अपोज मेजोरिटेरियनिज्म, मेजोरिटेरियनिज्म।
ऑफ मेजोरिटी लिखो, टायरनी ऑफ मेजोरिटी, समझ लो। TYANN होगा टायरनी, ठीक है, TYRANN ऑफ मेजोरिटी। हिंदी में क्या लिखा? ठीक है सर, लिखो, सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी इसलिए अच्छी है, सत्ता की साझेदारी इसलिए अच्छी है, ये है स्पेलिंग देखो, ये TYRANNY, सत्ता की साझेदारी इसलिए अच्छी है क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि इसके द्वारा बहुसंख्यकवाद, क्योंकि इसके द्वारा बहुसंख्यकवाद पर रोक लगती है, रोक लगती है, अर्थात, अर्थात बहुसंख्यक की तानाशाही, अर्थात बहुसंख्यक की तानाशाही पर रोक लगती है। नेक्स्ट, पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग इंश्योर्स, पावर शेयरिंग इंश्योर्स, नहीं नेक्स्ट पॉइंट, पावर शेयरिंग इंश्योर्स द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, सत्ता की साझेदारी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करती है। समझे बात? कैसे? पावर शेयरिंग अल्पसंख्यकों के राइट्स को, माइनॉरिटी के राइट्स को कैसे इंश्योर करेगी? कहां हुआ ऐसा? कहां नहीं हुआ ऐसा? क्या भारत में हुआ ऐसा? पावर शेयरिंग हमने करी है। ये रिजर्वेशन क्या है? पावर शेयरिंग ही तो है। ठीक है, हमने जो पीछे थे उनको कुछ कुछ हिस्सा दे दिया, वो खुश है बेचारे। जो जनरल भी दुखी थे EWS दे के, उन्हें भी खुश कर दिया हमने। ठीक है, तो यही है बिल्कुल। फंडामेंटल राइट भी क्या है? ह्यूमन राइट भी क्या है? पावर शेयरिंग है। क्लियर? अगला पॉइंट लिखो, लिखो पावर शेयरिंग। नेक्स्ट पॉइंट, पावर शेयरिंग इज, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट। नेक्स्ट पॉइंट है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट, BERY, वेरी स्पिरिट, हाँ SPIRIT, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की मूल भावना है, भावना है। ठीक है, क्या पावर शेयरिंग एक डेमोक्रेटिक वैल्यू है? तो वही बात है, ये वेरी स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी क्या एक फीचर है पावर शेयरिंग। अगर पावर शेयरिंग करेंगे तो क्या चीज, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि इतना डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कर रहे हैं इतने दिनों से, कि डेमोक्रेसी का मूल उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या है? यस सर, क्या डेमोक्रेसी का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या है? हाँ, लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है? जो हमारे संघर्ष हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको पीसफुली तरीके से रिजॉल्व कर देना। यही तो कोशिश करता है डेमोक्रेसी, कि हमारी जो भी लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े का मतलब क्या है? लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा क्या है? नहीं, लड़ाई झगड़े का मतलब है पॉलिटिक्स, राजनीति। राजनीति का मतलब क्या है? लड़ाई झगड़ा। उनको कैसे करना है? देखो, हर सोसाइटी में क्या होगा? लड़ाई झगड़े होंगे। हर परिवार में क्या होंगे? लेकिन उसको हमें कैसे करना है? यही लोकतंत्र है। और लोकतंत्र वही खोज रहा है, वही संविधान, वही चुनाव, हर चीज वही। पावर शेयरिंग भी क्या है? जो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं उनको हमें पीसफुली रिजॉल्व करना है, वही पावर शेयरिंग। क्लियर? तो ये इसलिए हमें क्या चाहिए? पावर शेयरिंग चाहिए। क्लियर? अब चौथा पॉइंट क्या था? हाँ, फॉर्म्स ऑफ पावर लिखो, इसमें लिखो चौथे वाले में। देखो, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग
इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी निम्न रूपों से की जाए या निम्न तरीकों से की जा सकती है। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, पावर इज शेयर्ड among different organs of government। सत्ता की साझेदारी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच की जा सकती है। कितने अंग हैं सरकार के? ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, न्यायिक, सरकार के विभिन्न अंगों। एक तो है कि ऐसे कर दो, ठीक है, हाँ ऐसे लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा बनाओ। हाँ, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अच्छा, कैसे करोगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? हाँ, इसको सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं, लिख लो, सेपरेशन ऑफ पावर। हिंदी वाले कहेंगे शक्तियों, पावर्स लिखना है, शक्तियों का पृथक्करण। और क्या बोल सकते हैं इसको? हाँ, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग लिख लो, हॉरिजॉन्टल लिख लो। हिंदी वाले कहेंगे क्षैतिज सत्ता की साझेदारी। अच्छा, ये इसको क्यों क्षैतिज क्यों बोल रहे हैं? तीनों बराबर होते हैं ना, एक दिन बताया था मैंने, ठीक है, तीनों ये बराबर होते हैं। क्लियर? एक तो इस तरीके से करेंगे पावर शेयरिंग। दूसरा पॉइंट लिख लिया हिंदी में? समझ आया? किसी को नहीं आया? जिन्हें नहीं आया वो बताएं। ये कोई भी बात ऐसे होगी तो वो देखो, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों बराबर है। ऐसा नहीं है कि विधायिका बड़ी है, कार्यपालिका छोटी है, न्यायपालिका नहीं, तीनों सरकार के अंग हैं, तीनों की शक्तियां जो हैं वो बराबर है। कुछ लोग यहां पहुंच जाते हैं, देखो अब ये पावर शेयरिंग कि विधायिका में भी सब लोगों को भेजो, ठीक है, वेरियस ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, तो उनको कहां भेजो? संसद में भेजो। सरकार में भी सबका क्या रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, और जुडिशरी में भी सब कम्युनिटी के लोग होने चाहिए। तो यही है सत्ता की साझेदारी कि लेजिस्लेचर के लेवल पर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के लेवल पर कम्युनिटी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और डिफरेंट पार्ट्स हैं, कम्युनिटीज हैं, वो कहां पहुंचे सब। जैसे सोचो कि हमारी पार्लियामेंट में 80% पॉपुलेशन है हिंदू की, तो 80% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केवल हिंदू हो, तो क्या मतलब हुआ उस बात का? ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या सभी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, नहीं, सभी जैसे अभी क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, इंडियन पार्लियामेंट की, इंडियन लेजिस्लेचर की क्या प्रॉब्लम है? पावर शेयरिंग में कौन कम्युनिटी है जो पीछे रह गई है? इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि रिजर्वेशन देंगे उन्हें, वो पीछे रह गए क्योंकि बड़ा कम परसेंटेज है अभी उनका भी में। तो हमें क्या करना है? उनको जबरदस्ती वहां पे रिजर्वेशन दे के लेके आएंगे। ये पावर शेयरिंग है, क्योंकि अभी देखो एग्जीक्यूटिव में कौन लोग पीछे रह गए हैं? बोलो, एग्जीक्यूटिव में कौन लोग पीछे रह गए हैं? जैसे राहुल गांधी ने क्या कहा?
राहुल गांधी ने कहा कि जो सेक्रेटरी है, हमारे चीफ सेक्रेटरी है मिनिस्ट्रीज के, वो 90 चीफ सेक्रेटरी, उसमें केवल कितने हैं? 3 ओबीसी हैं। तो ओबीसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन वो कह रहे हैं कम है, तो इनका रिप्रेजेंटेशन हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। जुडिशरी में भी देखो, कुछ कुछ कम्युनिटी के लोग ही जो है, फीमेल भी बिल्कुल एक आध दो है वहां पर, मुस्लिम भी एक आध जज जुडिशरी है, पारसी वारसी, क्या करना, लाना पड़ेगा इन लोगों को। तो इन लेवल पर भी क्या करना है, हमें पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी। क्लियर बात? दूसरा पॉइंट लिखो, पावर इज शेयर्ड। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, पावर ऐसे लिख लो, पावर कैन बी शेयर्ड, पावर कैन बी शेयर्ड एमंग, पावर कैन बी शेयर्ड एमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो, सत्ता की साझेदारी सरकार के विभिन्न स्तरों, स्तरों का मतलब है लेवल्स, स्तरों पर की जा सकती है। ठीक है। सत्ता की साझेदारी सरकार के विभिन्न स्तरों पर की जा सकती है। बातें मत करो, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, अरे जब हिंदी में बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बातें करो, उसका मतलब वो है कि उतनी देर पढ़ो उस चीज को। अब बात करोगे क्लास से क्या कर दूंगा, निकाल ही दूंगा, निकाल सकता नहीं, सकता मैं हूं में फर्क होता है, निकाल ही दूंगा। 2 लोग रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। केंद्रीय सरकार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या समझ रहे हो? कोई आए ना आए मेरी क्लास में, मैं अकेले पढ़ा दूंगा। एक भी रहेगा पढ़ने वाला, उसी को पढ़ा दूंगा। पूरी क्लास वहां तक भरी हो, कोई शौक नहीं है मुझे उस चीज का। कैसे लोग होने चाहिए, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100। आप लोग सब पढ़ने वाले, कोई बात नहीं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इसको क्या बोलोगे? हाँ बहुत अच्छे, इसको क्या बोलोगे? डिवीजन ऑफ पावर। हिंदी वाले क्यों नहीं बोलते हो? शक्तियों का विभाजन। और कौन सा विभाजन बोल सकते हैं इसको? बिल्कुल, हाँ, इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग? नीचे लिखते जाना, आप लोग ऐसे मत करना, नीचे लिखते जाना। ऊर्ध्वाधर बोलते हैं इसको, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल। ठीक है, चलो, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ है या नीचे से ऊपर की तरफ है, तो यही तो होता है वर्टिकल, या तो यहाँ या तो, और वो क्षैतिज जैसे होता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर। देखो, केंद्र सरकार पे भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, राज्य सरकार पर और स्थानीय सरकार पर। अब अगला अगला देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हाँ लिख लो, ऊर्ध्वाधर वितरण, शक्तियों का विभाजन। अब एक और पॉइंट लिखो, लिखो पावर कैन बी शेयर्ड, इंग्लिश में लिखो पावर कैन बी शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर कैन बी शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच हो सकती है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच हो सकती है। सामाजिक समूह, सामाजिक समूह में क्या क्या हो सकता है? हम्म, हाँ, रिलीजियस हो सकते हैं, लिख लो। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच हो सकती है, लिख लिया। लिखो रिलीजियस ग्रुप्स, धार्मिक समूह। कास्ट ग्रुप्स हो सकते हैं, नहीं एनजीओ नहीं, सोशल ग्रुप्स नहीं होते हो। जातिगत समूह, हाँ हाँ, वो इकोनॉमिक हो जाएगा, सामाजिक, हाँ लिख सकते हो, इसमें लिख लो। हाँ, महिला समूह, जेंडर जस्टिस। ठीक, हाँ लिंग्विस्टिक भी हो सकता है।
क्या? नहीं, अभी प्रेशर ग्रुप अगला पॉइंट होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, चौथा। पावर कैन बी शेयर्ड, पावर कैन बी शेयर्ड इन वेरियस वेरियस shared in various political groups and movements, विभिन्न राजनीतिक समूह तथा आंदोलन। पॉलिटिकल ग्रुप्स में पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक ग्रुप, राजनीतिक दल, प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह, एनजीओज, गैर सरकारी संगठन आदि। अभी चैप्टर ही है पूरा एक प्रेशर ग्रुप का। एनसीईआरटी है किसी के पास? सब लोग लेके क्यों नहीं आते हो? लो, एनसीईआरटी लेके क्यों नहीं आते? ऐसे पढ़ोगे एनसीईआरटी? देखो, अरे सुनो, देखो क्या मतलब है इसको, क्या ये पढ़वाना चाह रहे हैं। इन्होंने पहला चैप्टर लिखा पावर शेयरिंग, दूसरा चैप्टर लिखा फेडरलिज्म, समझे? पावर शेयरिंग कौन कर रहा है, फेडरलिज्म या यूनिटरी? क्योंकि बेल्जियम में क्या था। इसके बाद इन्होंने कहा डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। इसके बाद ये कह रहे हैं कि कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। यही तो हमने लिखा है। देखो ये जो लिखे हैं ना पावर शेयरिंग के तरीके, वही वही चीजें आएंगे। फिर ये कह रहे हैं मूवमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और फिर डेमोक्रेसी के आउटकम। मतलब ये जो लिखे हैं ना पावर शेयरिंग के फॉर्म्स, वही ये चैप्टर्स बना दिए उन्होंने, आगे उन्हीं के बारे में पढ़ना है, समझे? कल क्या पढ़ना है? फेडरलिज्म पढ़ना है। और फेडरलिज्म वैसे एडवांस में भी पढ़ते हो, लेकिन ये फेडरलिज्म बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने लिखा है। पावर शेयरिंग क्लियर है?